नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। अलग अलग जजमेंट्स भी जो है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, वो भी हम डिस्कस किया करते हैं। आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स, जैसे आप जानते हैं 2026 में उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, और उसके बाद अभी जो मॉडल बायलॉज फॉर द सोसाइटी है जो पुराना है वो 2014 का अभी भी हमारे पास है और सारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है। बट अभी जो ये ड्राफ्ट सजेशंस व ड्राफ्ट रूल्स वगैरह ये जो बन रहे हैं मॉडल बायलॉज के, उसमें जैसे सजेशंस वगैरह ऑल ओवर महाराष्ट्र से मांगा गया था सारे लोगों से, और उसके बाद 27 अगस्त के बाद ये फाइनलाइजेशन हो जाएगा और पूरी महाराष्ट्र के सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर, रीडेवलपमेंट का भी एक उसके अंदर सेक्शन है, एक अलग सा चैप्टर 16 उसमें क्रिएट किया गया है। और जो पुराने बायलॉज जो था उसके अंदर 2014 के अंदर जैसे 175 ए बी सी ये 3 प्रोविजंस इसमें दिए गए थे, और उसके अंदर जैसे बेसिकली क्या बोला गया था कि जो रीडेवलपमेंट का, तो उसमें बायलॉज नंबर 175 ए बी सी जो था ये चैप्टर नंबर 20 में था, ओल्ड मॉडल बायलॉज फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो रीडेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द वैकेंट spaces shall be done strictly in accordance with and conformation with the गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जीआर नंबर जैसे 2019 का था, 2009 का था, 3/1/2009 का, और बाद में जैसे वो अमेंडमेंट होने के बाद अभी जो रीडेवलपमेंट के लिए एप्लीकेबल है इट इज 79A का जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी 1960 का जो ये है, ये नाउ दिस इज 4 जुलाई 2019 का है। सेकेंड में क्या था, इफ द डेवलपमेंट एग्रीमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड विद द डेवलपर, अगर नहीं होता है, कोई प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम होता है तो कैंसिल द रेजोल्यूशन वगैरह आप कैंसिल कराओ। फिर उसके बाद आप क्या करो, अपॉइंट न्यू डेवलपर करो और शॉर्टलिस्ट करो जो भी अप्रूव डेवलपर्स वगैरह है, और उसके बाद भी अगर पॉसिबल नहीं होता है तो सारा का सारा प्रोसीजर फिर से शुरू कर दो। और ये पूरी प्रोसेस में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस का वहां पे होना चाहिए, ठीक है, या तो रजिस्ट्रार या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसका अटेंडेंस इसमें कंपलसरी है इन द जनरल बॉडी मीटिंग, ठीक है। और तीसरा जो था सी में, इन केस ऑफ द इंक्रीज इन द मेंबरशिप वगैरह, जैसे रिडेवलपमेंट के बाद जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स तो रहते हैं वो तो रहते ही हैं, जैसे फ्लैट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो नए मेंबर्स आ जाते हैं, उनको सेल वगैरह हो जाती है एंड उनको मेंबर्स को इनकॉर्पोरेट सोसाइटी में करना पड़ता है। तो सोसाइटी शैल इंक्रीज द ऑथराइज्ड कैपिटल को करना पड़ेगा, और उससे पहले बायलॉज वगैरह फिर उसके साथ में आपको अमेंड करना पड़ेगा, और लिस्ट ऑफ द न्यू मेंबर्स हैज टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार फॉर एप्रोप्रिएट अप्रूवल। तो ये हमने कितना देखा, ये हमने देखा कि ये ओल्ड बायलॉज के अंदर ये सारी प्रोविजंस थी। अब न्यू के अंदर क्या है ये जानते हैं, लंबा चौड़ा प्रोविजन बनाया गया है। तो बायलॉज नंबर 150 से लेके बायलॉज नंबर 161 तक एक लंबा चौड़ा प्रोविजन बनाया गया है। सारी चीजों को बहुत ही इलैबोरेटली मेंशन किया गया है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत फास्ट बहुत शॉर्टकट में ऐसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, मगर जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम कवर करेंगे ही। तो आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 में, रीडेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी प्रॉपर्टी मॉडल बायलॉज जो है 2026 का, इसके हिसाब से क्या है इसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंदर में सबहेडिंग क्या है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट थ्रू डेवलपर अगर करना है तो ये क्या, उसके अंदर सारी जो बायलॉज का जो चीजें हैं वो क्या एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 150 में सीधा आ जाते हैं, रीडेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर में क्या आता है, द सोसाइटी में अंडरटेक रीडेवलपमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग तो आपका हो ही गया, इंक्लूडिंग द लैंड, बिल्डिंग और बिल्डिंग्स, कहीं पे एक बिल्डिंग है किसी सोसाइटी में, कहीं पे मल्टीपल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है, एंड अपॉर्चुनिटी एरियाज एंड कॉमन फैसिलिटीज बाय वे ऑफ क्या, या तो डेवलपर से आप लगा के कर लो, ठीक है, एक्सटर्नली डेवलपर का आपने लिया, सब कुछ आपने ऑफलोड किया, वो करके आपको देगा। फिर दूसरा है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट आप कर सकते हो या फिर आप क्लस्टर रिडेवलपमेंट कर सकते हो। काफी सारे जैसे नंबर ऑफ सोसाइटीज का मिलके एक साथ रिडेवलपमेंट होगा। अब जहां पे क्लस्टर रिडेवलपमेंट की बात है, जैसे आजकल काफी ये प्रिवेलिंग है इस केस में, जैसे मुंबई में अगर आप कर रहे हो मोर देन 4000 स्क्वायर मीटर आपका लैंड वगैरह है आपके पास में, तो आप ये कर सकते हो। मुंबई सबर्ब में अगर करोगे तो ये मोर देन 6000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड और बाकी चीजें अगर आपके पास है, और अदर देन अगर मुंबई आप कर रहे हो तो इट कैन गो अराउंड 10,000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड एरिया एंड, ठीक है। या फिर आप फेडरेशन और एपेक्स बॉडी के थ्रू में कर सकते हो, या फिर एनी अदर लॉफुल मोड ऑफ रीडेवलपमेंट अंडर एप्लीकेबल लॉ।
अब एप्लीकेबल लॉ क्या है, वो महाराष्ट्र जनरल टाउन प्लानिंग एक्ट भी हो सकता है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो सकता है, वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स हो सकता है, गवर्नमेंट डायरेक्टिव 79A जो है 2019 का वो हो सकता है, इट कैन बी DCPR डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेगुलेशंस हो सकता है ऑफ मुंबई के लिए 2034 एंड अगर अदर देन मुंबई है इट कैन बी 2020। तो ये सारी चीजें हो सकता है। सो दिस ऑल कम अंडर बायलॉज नंबर 150A। ठीक है, अब बी में अगर चलेंगे, एवरी रिडेवलपमेंट शैल स्ट्रिक्टली बी इन अकॉर्डेंस विद दी सेम चीजें सब दिया गया है जो अभी हमने डिस्कस किया, DCPR एप्लीकेबल, MRTP, रेरा वगैरह, इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है 2016 के अंदर में, एंड ऑल अदर एप्लीकेबल लॉ, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्टैट्यूटरी परमिशंस वगैरह। और भी कोई अगर बाद में गवर्नमेंट कुछ और लेके आती है, कोई स्टैट्यूटरी पॉलिसी वगैरह लेके आती है, वो भी एप्लीकेबल होगा। और ऐसी चीजें जो परमिशन लेने की, कहीं पे फ्लाई जोन वगैरह है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है, कहीं पे एनवायरमेंट से लेना पड़ता है, कहीं पे जैसे पोल्यूशन वगैरह कुछ लेना पड़ा, या कोई ऐसा और भी परमिशन अगर आपको लेना पड़ा, तो वो सारी चीजें भी इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है, फिर सी में चलते हैं। जनरल बॉडी इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर ऑल पॉलिसी डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द रीडेवलपमेंट से रिलेटेड लेके जितने भी है, इतना आप मान लो कि ये जो आपकी मैनेजिंग कमिटी है, दे आर लाइक, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, जैसे ये भी मैनेजिंग कमिटी जो है वो दे आर द सर्वेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो जो जनरल बॉडी फिक्स कर देगा, जो जनरल बॉडी पॉलिसी मेकिंग करेगा, जो जनरल बॉडी डिसाइड करेगा, जो जनरल बॉडी में तय हो जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो, चाहे वो कोई और बैंक से रिलेटेड चीज हो, चाहे कोई पॉलिसी हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हो, सारी चीजें ओनली जो मैनेजिंग कमिटी है सोसाइटी की उसको एग्जीक्यूट करना है, उससे ज्यादा उनके पास में कोई पावर नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू जो रीडेवलपमेंट है, जो भी सारा चीज वहां पे लिया गया है, इनको ओनली एग्जीक्यूट करना है। सो द मैनेजिंग कमिटी शैल एक्ट ओनली एट द एज एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस बाय द जनरल बॉडी, उससे बाहर उनकी कोई पावर है नहीं। फिर सोसाइटी शैल इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, पूरी जो डेवलपमेंट का आपका जो प्रोसेस हो रहा है, रीडेवलपमेंट जब तक ये चल रहा है, 2, 4, 5 साल, 6 साल, जितना भी टाइम ये चल रहा है, उस बीच में जो जो चीजें हो रही है, बैंक के साथ में हो रही है, डेवलपर के साथ में हो रही है, बिल्डर के साथ में हो रही है, गवर्नमेंट के साथ हो रही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के साथ में हो रही है, आर्किटेक्ट के साथ में हो रही है, या मेंबर्स के साथ में कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, तो मेंबर्स को सारी चीजों में पिक्चर में रखना पड़ेगा, फेयरनेस मेंटेन करना पड़ेगा, इक्वल ट्रीटमेंट सारे मेंबर्स को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शॉप को कुछ आपने छोटा एरिया देके फिक्स कर दिया, फ्लैट वाले को ज्यादा एरिया देके फिक्स कर दिया, बाद में डिस्प्यूट्स वगैरह होता रहा, तो ये सब नहीं चलेगा। फेयरनेस मेंटेन करना पड़ेगा। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर थ्रू प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट। अच्छा कि अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह बना दोगे, वेबसाइट में सारी चीजें वहां पे डिस्प्ले रहेगी, नोटिस आपको हमेशा दे दे के बताना है, सारी चीजों को आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेंटेन करना है। बेसिकली मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो रीडेवलपमेंट का जब ये प्रोसेस होगा, वो बाहर जाके कहीं पे रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो पूरा गायब हो गए, उनको कुछ पता नहीं चल रहा, उनको सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। फिर 151 में आते हैं सेकंड पॉइंट में कि इनिशिएशन ऑफ द रीडेवलपमेंट कैसा होता है, ये कौन कर सकता है, मैनेजिंग कमेटी कर सकता है। अगर मैनेजिंग कमेटी को लगेगा कि बिल्डिंग्स पुराने हो गए, जर्जर हो गए, लीकेज वगैरह हो रहा है, रीडेवलपमेंट की जरूरत है, काफी स्लैब्स वगैरह गिर रहे हैं, या कोई कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कंप्लेंट्स वगैरह आ रहे हैं, उसको स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की जरूरत है, और उसके बाद मैटर को जनरल बॉडी मीटिंग में लेके जाने की जरूरत है, तो वो ऐसा कर सकती है। या फिर रिक्विजिशन मेड बाय दी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अगर लगता है एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर, वो कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को लगता है, मैटर जाके लेके जाते हैं, जनरल बॉडी से रेजोल्यूशन पास करती है और स्ट्रक्चरल ऑडिट भी उस चीज को सपोर्ट करती है, तो रीडेवलपमेंट हो सकता है। तो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग आपको बुलाना पड़ेगा, उसमें स्पेसिफिकली इस एजेंडा को लेना पड़ेगा कि सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करना है, और फिर उसके बाद जितने भी ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो उनके साथ में वहां पे रखना पड़ेगा। जो भी जैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, या जो आपने जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट वगैरह जिन लोगों से ये सब लिया है, या कोई आप किसी और चीज को आपने कंसिडर किया है, या कोई स्ट्रक्चरल जो रिपोर्ट आपने लिया हुआ है, तो वो सारी चीजें इनके सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 152 में चलते हैं, जहां पे प्रिलिमिनरी असेसमेंट की बात हो रही है। मतलब स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग्स क्या है, और रिमेनिंग कितना उसका यूजफुल रह गया है क्या, और 4, 5, 6 साल 10 साल और खींच लेगा क्या, या कोई मेजर रिपेयर वगैरह करके इसको अभी चला सकते हैं, अभी रिडेवलपमेंट की नहीं जाएंगे, इतने फंड्स हमारे पास में है या नहीं है, फिजिबिलिटी एस्टिमेट वगैरह कितना क्या होता है, और उस हिसाब से
स्ट्रक्चरल रिपेयर या मेजर रिपेयर वगैरह करके काम हो जाएगा क्या, तो फिजिबिलिटी ऑफ द रीडेवलपमेंट क्या करने की जरूरत है, क्या ये फिजिबल है आज के डेट में वहाँ पे रीडेवलपमेंट किया जाए, और अगर रीडेवलपमेंट किया भी जाए तो वहाँ पे सेल्फ रीडेवलपमेंट करे, मतलब सोसाइटी ही रीडेवलपमेंट करके दे, सारी कंट्रोल सोसाइटी के पास में रहे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी रेगुलेशन, सारे फाइनेंस सोसाइटी सब कुछ करे, या उसे ऑफलोड किया जाए प्रोमोटर के थ्रू से किया जाए, तो वो भी डिसाइड होगा। प्लानिंग पोटेंशियल ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द डीसीआर के अंदर डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस के हिसाब से जो प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है, प्लानिंग का पोटेंशियल क्या हो सकता है उस प्रॉपर्टी के लिए जहां पे रीडेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या आएंगे, रिस्क क्या आएंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, और एक्सपेक्टेड बेनिफिट उस रीडेवलपमेंट से क्या होंगे, क्या उसको सोसाइटी को इस चीज से प्रॉफिट होगा, क्या ये सही रहेगा इस टाइम में रीडेवलपमेंट करना या अभी नहीं करना चाहिए, कुछ साल और खींच सकते हैं, एंड ऑल अदर रिलेवेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ऐसी कोई भी चीज सोसाइटी और सोसाइटी मेंबर्स को अगर वो अफेक्ट कर सकती है तो भी ऐसी चीजों को सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट हमने डिस्कस किया, इनिशिएशन ऑफ द रीडेवलपमेंट प्रोसेस कैसे हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद 153 में चलते हैं जहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्किटेक्ट और द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अप्रूवल ऑफ द जनरल बॉडी सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो चीज है कैसे करोगे आप, इन अकॉर्डिंग विद द गवर्नमेंट डायरेक्टिव के हिसाब से करोगे, और जहां पे आपको फिक्स करना पड़ेगा इनका सर्विस क्या रहेगा, प्रोफेशनल फीस इनका क्या रहेगा, कितने टाइम के लिए काम करेंगे, जो भी ये सारी इनके टर्म्स एंड सर्विस वगैरह जो इनके रहेंगे वो सब चीज फिक्स किया जाएगा। फिक्स कौन करेगा, जनरल बॉडी करेगा, मैनेजिंग कमिटी नहीं करेगी, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स की तरह वो काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर मैनेजिंग कमिटी का या फिर किसी भी मेंबर्स का या किसी और का कंट्रोल नहीं रहेगा, इनको इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। और नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसका होना चाहिए, प्रोमोटर के साथ नहीं होना चाहिए, या फिर कोई जो भी इस रीडेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनके साथ नहीं होना चाहिए, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ में नहीं होना चाहिए। फिर 154 बायलॉज नंबर 154 में आ जाते हैं 2026 का ये जो मॉडल बायलॉज जो प्रपोज्ड है, इसमें क्या है रीडेवलपमेंट को लेके, ड्यूटीज ऑफ द आर्किटेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या है, ये सारी लंबा चौड़ा उसमें बताया गया है कि इनका क्या क्या चीजें इनको करना है, क्या क्या इनका स्कोप ऑफ ड्यूटीज आते हैं, क्या क्या इनके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह, वो सारी चीजें उसमें मेंशन की गई हुई है, ठीक है। 155 में चलते हैं, ड्यू डिलिजेंस बिफोर द रीडेवलपमेंट, ये किसको करना पड़ेगा, सोसाइटी को करना पड़ेगा कि सोसाइटी के सारे रिकॉर्ड्स वगैरह क्लियर है क्या, कन्वेंस है क्या, ओसी है क्या, सीसी है क्या, डिफॉल्टर्स के सारे ड्यूज वगैरह क्लियर है क्या, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज पेंडिंग है क्या, और भी जो जो चीजें लगता है वो सारी चीजें ड्यू डिलिजेंस किसको करना पड़ेगा, सोसाइटी को करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो बड़ा लंबा है, पेशेंस भी मुझे भी चाहिए। 156 में चलते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह उसमें कि रीडेवलपमेंट करने की सोसाइटी में जरूरत है नहीं है, आज के डेट में करना ठीक है नहीं है, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह, फिजिबिलिटी रिपोर्ट को आपको जनरल बॉडी मीटिंग के सामने आपको रखना ही पड़ेगा। विदाउट द फिजिबिलिटी रिपोर्ट देयर कैन नॉट बी रीडेवलपमेंट। तो उसका जो स्कोप वगैरह है वो लंबा सा, वो कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर 157 में, बायलॉज नंबर 157 में डिसीजन ऑफ द जनरल बॉडी के बारे में वहां पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो सुप्रीम अथॉरिटी है, उनको सारा डिसाइड करना है, वही सब कुछ फिक्स करेंगे, और जो जो भी फेयरनेस वगैरह वो सारी चीजें मेंशन है। 158 में जाएंगे तो सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में उसमें बताया गया है। 159 में रीडेवलपमेंट थ्रू दी डेवलपर अगर आप करोगे तो कौन कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसपेरेंसी है, किसको दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, कैसे टेंडरिंग वगैरह हो रहा है, कैसे उनको अपॉइंट किया जा रहा है, तो और कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट का जो पीरियड है, वो सारी चीजें की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन आपने क्या सेट किया है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या है, अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है, ये सबको कौन अप्रूव करेगा, जनरल बॉडी अप्रूव ही नहीं करेगा, उनके पास में दे शुड बी एबल टू सी इट ऑल्सो, ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा। सो द मैनेजिंग कमिटी शैल पीरियडिकली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, जब रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जब चल रहा है, एंड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिफोर द जनरल बॉडी। जैसे जैसे ऐसा नहीं कि जनरल बॉडी मतलब वो कमिटी खत्म हो गई या लोग फिर मतलब वो डिस्पर, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे डेवलपमेंट का ये प्रोसेस चलता रहेगा, ड्यूरिंग दिस रीडेवलपमेंट पीरियड ऑल्सो जनरल बॉडी की मीटिंग्स होते रहेंगे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, जब वो ये जितने भी ये फेज चल रहे हैं, और उनके सामने सारा प्रोग्रेस रिपोर्ट रखना पड़ेगा, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो डेवलपमेंट से रीडेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या कोई भी कम्युनिकेशन कहीं और कर रहे हो उससे रिलेटेड हो, वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी आपको मॉनिटर बेसिकली वो प्रोग्रेस करते हुए वो सारी चीजें लोगों के सामने, सोसाइटी मेंबर्स के सामने आपको
रखना ही है। ठीक है, फिर चलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी 160 में चलेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी एंड मेंबर पार्टिसिपेशन के बारे में उसमें लिखा है कि मेंबर शैल बी केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मटेरियल डेवलपमेंट थ्रू नोटिस, मीटिंग, कहीं पे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली कहीं पे कुछ आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो या फिजिकली कर रहे हो, ठीक है, और एनी अदर मोड एज अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी में। पहले रीडेवलपमेंट जब शुरू नहीं हुआ था तब जो अप्रूव हुआ था, तो उस टाइम में जो भी डिसाइड हुआ होगा, लेटर भेज के करो, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज के करो, ठीक है, या फिर आप कोई और तरीके से रजिस्टर पोस्ट करके करो, जो करना है जैसे डिसाइड हुआ था जनरल बॉडी में वैसे आपको करना पड़ेगा मैनेजिंग कमेटी को। और उन चीजों का रिकॉर्ड भी, फाइलिंग वगैरह रिकॉर्ड सब मेंटेन करना पड़ेगा। एवरी मेंबर एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कर तो दिया, ऐसा नहीं कि आप दिखाओगे नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई भी मेंबर जाके देख सकता है। एंड दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट के हिसाब से, रूल के हिसाब से एंड बायलॉज के हिसाब से। मैनेजिंग कमेटी शैल पीरियडिकली प्लेस जनरल बॉडी बिफोर द जनरल बॉडी ए रिपोर्ट ऑफ द फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द रीडेवलपमेंट का जो भी हो रहा है, इनको दे आर बाउंड कि उनको उनके सामने, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के सामने ये सारी चीजें रिपोर्ट उनको रखनी पड़ेगी। नहीं तो वो ऐसे बैठे रहेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता चला, लिटिगेशन में जाएंगे, डिस्प्यूट्स वगैरह सोसाइटी में क्रिएट होंगे। 161 में चलते हैं लास्ट, कंप्लायंस विद द गवर्नमेंट डायरेक्टिव जो है, if any provision of this chapter is inconsistent with the government directive issued under the 79A of the Maharashtra Corporate Societies Act 1960 और any other statutory provisions वगैरह, बेसिकली इसका ये कहना है कि जो भी इसमें लिखा हुआ है, बायलॉज नंबर 150 से लेके 161 तक हमने देखा, अगर इसके अंदर का कोई भी ऐसी चीज जो है इनकंसिस्टेंट है, जो एज पर एक्ट के हिसाब से, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के हिसाब से 79A में जो दिया गया है उसके हिसाब से नहीं है, या आगे गवर्नमेंट ऐसा कोई डायरेक्टिव बनाएगी या एक्ट में अंदर में, रूल के अंदर में ऐसा कोई प्रोविजन लाएगी, या ऐसी कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फर्दर कुछ क्लियर होगी, या एनी अदर एप्लीकेबल लॉज में होगा, अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा तो गवर्नमेंट का ये सारी चीजें ओवरराइड करेगी, प्रिवेल करेगी किसके ऊपर, मॉडल बायलॉज जो अभी ड्राफ्ट में है 2026 के, इसके ऊपर करेगी, तो वो मान्य होगा, ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, वो स्पेसिफिक जो भी क्लॉज होगा, ठीक है, स्पेसिफिक जो भी पॉइंट होगा बायलॉज का, वो नहीं होगा। तो आगे भी ऐसा कुछ आएगा तो वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, और 14B में क्या दिया गया था बायलॉज के, व्हाट अब रीडेवलपमेंट में के बाद में क्या है, उसमें शेयर सर्टिफिकेट वगैरह में क्या प्रोविजंस होंगे, कैसे जैसे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी बढ़ जाते हैं, तो वो जो सारे प्रोविजंस है वो लिखे हुए हैं, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 175 के सी में डिस्कस किया। इन केस ऑफ द इंक्रीज इन द मेंबरशिप अगर होता है उस केस में क्या क्या करना है, जैसे आपको ऑथराइज कैपिटल वगैरह, आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा बायलॉज को, उसके हिसाब से अप्रूवल के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास में लिस्ट ऑफ द न्यू मेंबर्स आपको भेजना पड़ेगा। तो बहुत ही फास्ट हमने समझने की कोशिश की कि मॉडल बायलॉज में रीडेवलपमेंट को लेके क्या सब प्रोविजंस किए गए हैं, क्या सब ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। मेंबर्स के लिए शायद ये अच्छा ही हो गया है, क्योंकि इतनी सारी लाइबिलिटी, इतनी सारी अकाउंटेबिलिटी बनाई गई है, डेवलपर के लिए भी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए भी, आर्किटेक्ट के लिए भी, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए भी, और गवर्नमेंट भी जो है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी वगैरह जैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायलॉज का ये जो भी ये प्रोविजन है, ये अच्छा होगा आगे के रीडेवलपमेंट के जो भी ये गाइडलाइंस आने वाले हैं बायलॉज के अंदर में। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजंस जो एक्ट में, बायलॉज में, रूल्स में है, जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।